अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट को यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी पावरफुल है, उसके पास भी ताकतें हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना यूएसए का, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसकी मदद से सारे इदारे अपने अपने काम कर रहे हैं, अलग से चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी वजह से इनके पास ताकत भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें यूके की प्राइम मिनिस्टर की, उसके पास ताकत तो है, लेकिन जो पार्लियामेंट है ना, वो जब दिल चाहे प्राइम मिनिस्टर को नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू वोट देके निकाल भी सकती है नौकरी से। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म भी हो जाए, वो फिर भी कंटिन्यू तब तक रखता है जब तक उसका टाइम पीरियड ख़त्म ना हो जाए। जैसे होता है ना कि इदारे में 6 साल के लिए 5 साल के लिए रखा जाता है किसी बंदे को, उसी तरह से वो रहते हैं, उनको दरमियान से जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। लेकिन जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, अगर पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया है, तो जो टाइम पीरियड है ना, जितने वक्त के लिए रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले भी इनको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कितना ज़्यादा फ़र्क है इनकी ताकतों में। तो उसी तरह से आप अंदाज़ा लगा लें कि यूएसए का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ताकत के हवाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके के प्राइम मिनिस्टर के कंपेयरिंग, बहुत सी वजूहत से। एक रीज़न तो मैंने ये बता दी, इनको निकाला नहीं जा सकता। और भी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ आप आज की वीडियो में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बात बतानी है कि जो यूएसए का प्राइम प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास बहुत सी ताकतें हैं। इसकी जो ताकतें हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इनकी सारी ताकतें मौजूद हैं। सम आर गिवन बाय लॉ, सम बाय कस्टम एंड सम बाय द कोर्ट डिसीजंस। इनकी कुछ ताकतें लॉ ने खुद लिखी, कुछ ताकत इनकी कस्टम से आई, यानी कि जो चली ये रिवायात है वहाँ से भी निकली, और जो कोर्ट्स के अंदर डिसीजंस होते रहे, पुराने फैसले होते रहे, वहाँ से भी इनकी जो है ताकत बनाई गई। यानी कि जो कोर्ट्स के डिसीजंस थे वहाँ से भी इनकी जो पावर्स हैं वो लॉ में डाली गई। अच्छा, आगे लिखा है द प्रेसिडेंट्स पावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशरी। इन्हीं 4 पावर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इन 4 पावर्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव का तो वो हेड है ही। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चलाने की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास लॉ बनाने की पावर्स भी हैं, पैसों को मैनेज करने की भी पावर्स हैं, यानी कि पैसे कितने लगाने हैं मुल्क पे, और कितने बजट के साथ जंग लड़नी है, कितने बजट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करना है। उसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड कोर्ट की भी डिफरेंट चीज़ें ये हैंडल करता है। वो कौन सी पावर्स हैं जो ये हैंडल करते हैं वो आगे सिखाई जाएंगी। अब अपने मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट बताना है कि प्रेसिडेंट बेसिकली गवर्नमेंट का लीडर होता है, हेड भी होता है कंट्रीज़ का। यानी कि जिस कंट्री का ये प्रेसिडेंट है उनका ये हेड भी है और लीडर भी है गवर्नमेंट का, जिसको ये कंट्रोल करता है। अब हम मज़ीद डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एक हाईएस्ट ऑफिसर है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उधर है ही फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की भी 2 टाइप्स हैं, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आपको जाना है तो उसका मैं वीडियो लिंक या टॉप पे लगा देती हूँ, वो वीडियो देख लें। इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी जहाँ से आपको फेडरल गवर्नमेंट के बारे में सारा सिखा दिया जाएगा। तो जो यूएसए का मुल्क है उसमें फेडरल सिस्टम चलता है, तो इसलिए यहाँ में बताया गया है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सबसे बड़ा ऑफिसर है फेडरल गवर्नमेंट का जो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का सबसे पहला प्रेसिडेंट बना था, और ये जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर है। अब हम पावर्स पे सीधा आ जाते हैं। तो पावर्स में क्या करना है कि वो जो 4 पावर्स हैं जिनका जिक्र आपने इंट्रोडक्शन में किया था, उनको अब हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। The Constitution gives the President the executive powers. These include the enforcement of laws. सबसे पहले तो आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसी ने ही प्रेसिडेंट को ये एग्जीक्यूटिव पावर्स दी हैं। वो कौन सी पावर्स हैं, उसमें से सबसे पहली पावर आती है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की। द प्रेसिडेंट मेक श्योर दैट ऑल द लॉज आर फॉलोड एंड ओबेड इन द कंट्री। अब बेसिकली प्रेसिडेंट लॉ कैसे बनाता है? लॉ तो ये बना नहीं सकते, इनके पास लॉ बनाने की ताकत तो नहीं है। लॉ बनाने की ताकत तो सिर्फ लेजिस्लेटिव इदारे के पास होती है। ये सब आप सबको पता ही है कि जो लेजिस्लेटिव इदारा है वही लॉ बनाता है। तो होता क्या है कि जब कोई लेजिस्लेटिव इदारा लॉ बनाता है तो वो साइन के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाते हैं। यानी कि जो लॉ लेजिस्लेटिव इदारे ने बनाया है
वो साइन के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने उस लॉ पे साइन कर दिया तो वो लॉ बन जाएगा। अगर साइन नहीं होगा प्रेसिडेंट का तो वो लॉ बन नहीं सकता, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अमेरिका के अंदर लेजिस्लेटिव इदारा कौन सा है? कांग्रेस है। कांग्रेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी भी वीडियो लेंगे, यहाँ टॉपिक लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस का जो इदारा है, जो लॉ बनाने का काम करता है, लेजिस्लेटिव इदारा, वो लॉ बना तो देता है लेकिन साइन चाहिए होता है उन लॉज पे प्रेसिडेंट का। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये ताकत आ जाती है खुद ब खुद कि वो किस चीज़ को लॉ बनाना चाहता है, किस चीज़ को लॉ नहीं बनाना चाहता। तो इसी तरह की बात यहाँ पे लिखिए कि प्रेसिडेंट के पास जब लॉ आ जाता है जिस पे इसका साइन चाहिए होता है, तो ये प्रेसिडेंट देखता है कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क की हिफाजत के अकॉर्डिंग बनाया गया है या मुल्क के ख़िलाफ़ बनाया गया है। ऐसा लॉ तो नहीं है जो शहरियों को नुकसान दे जो वहाँ रहते हैं अमेरिका के अंदर। तो ये चीज़ देख के ही साइन करता है प्रेसिडेंट। दूसरी पावर इनके पास एग्जीक्यूटिव की है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट की। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसके आसपास जो बंदे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के साथ जो काम करने वाले जितने मिनिस्टर्स हैं और बाकी के बंदे हैं, उनको ये जॉब पे रख सकता है। इनके पास ये पावर्स आ जाती हैं। तो हमने लिखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं या ऑफिशियल्स भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट अपॉइंटमेंट नीड अप्रूवल ऑफ द सेनेट, यानी कि जिन बंदों को प्रेसिडेंट जॉब पे रखना चाहता है वो अप्रूवल के लिए कहाँ जाएंगे? सेनेट के डिपार्टमेंट में। और सेनेट कौन से डिपार्टमेंट में बैठता है? कांग्रेस में। यानी कि कांग्रेस जो लॉ बनाने का इदारा है उसमें एक अपर हाउस है सेनेट और एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस का नाम आई थिंक नेशनल असेंबली है, मुझे इसके लोअर हाउस का आई थिंक नाम भूल गए। तो इससे से दो हाउसेस हैं इसके, अमेरिका के कांग्रेस के। तो इसका जो अपर हाउस है सेनेट, वो प्रेसिडेंट के चुने गए बंदों को अप्रूवल देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो लॉ कांग्रेस बनाता है उस पर साइन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का। और जिन बंदों को प्रेसिडेंट रखेगा उन पे अप्रूवल किसका चाहिए? सेनेट का, जो कि कांग्रेस का पार्ट है, ठीक है। दूसरा से ये सारे जो इदारे हैं एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि कोई भी इदारा गलत बंदों को जॉब पे ना रख ले। तो इसी रीज़न की वजह से ये सारी चेकिंग की जाती है। प्रेसिडेंट ये देखता है कि लॉ बनाने वाला इदारा कोई गलत लॉ ना बना ले, और प्रेसिडेंट जिन लोगों को रख रहा है उसकी चेकिंग लॉ बनाने वाला इदारा कर रहा है, यानी कि सेनेट जो कांग्रेस का इदारा है, पार्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो गया कि बेशक ये लोग अलग से काम करते हैं लेकिन इनके सारे जो काम है एक दूसरे की मदद के बगैर हो नहीं सकते, एक दूसरे पे चेक रखते हैं इस तरह से। जजेस आर चेक्ड मोर केयरफुली बाय द सेनेट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जितने बाकी के ऑफिसर्स हैं उनको तो चुनता तो है लेकिन ज़ाहिर आगे अप्रूवल के लिए सेनेट के पास जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जिन बंदों को चुनेगा एज ए ऑफिसर, बाद में सेनेट का अप्रूवल चाहिए होगा, फिर ही वो ऑफिसर्स जॉब पे रखे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जिन जजेस को चुनता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, उनको सेनेट वाले बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से चेक करते हैं। यानी कि बाकी ऑफिसर्स को तो चेक किया जाता है लेकिन जजेस को ज़्यादा ही एहतियात से चेक करते हैं सेनेटर्स। उसका रीज़न ये है कि जो ये सेनेटर्स हैं इसलिए चेक करते हैं जजेस को क्योंकि ये जो जजेस हैं ज़ाहिर बड़े ज़रूरी इंसान होते हैं, इन्होंने बहुत से केसेस डील करने होते हैं और बहुत से सेंसिटिव मामलों में डिसीजन देना होता है, इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और एहतियात से सेनेट के लोग जजेस को चेक करते हैं जिनको प्रेसिडेंट ने रखा होता है जॉब पे या अपॉइंटमेंट दी होती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, वो है पावर ऑफ रिमूवल। प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है कि वो किसी भी ऑफिसर को जॉब से निकाल भी सकता है। आगे इसमें लिखा है बट सम ऑफिशियल्स लाइक कमिश्नर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली बिकॉज द लॉ प्रोटेक्ट्स देम। और जो कमिश्नर्स होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट जॉब से नहीं निकाल सकता क्योंकि लॉ ने ये पावर प्रेसिडेंट को कमिश्नर को निकालने की दी नहीं हुई, इसी वजह से कमिश्नर्स जो है बचे हुए हैं। आगे आता है डिफेंस रोल। डिफेंस रोल का मतलब ये है कि जितनी भी आर्मी है और नेवी है, एयरफोर्स है, जितने भी आर्मी के लोग हैं चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों, यानी कि एयरफोर्स के हों या समुद्री वाली आर्मी हो या कोई भी आर्मी हो, ये सारों पे कंट्रोल रखते हैं और जहाँ पे कोई मसला हो जाए तो ये उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है द प्रेसिडेंट इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। आर्मी की जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के ये कमांडर इन चीफ होते हैं। देखिए कमांडर इन चीफ उस बंदे को कहा जाता है ना जो कंट्रोल करता है सारी आर्मी को और कमांड करता है यहाँ पे जाके जंग कर लो, यहाँ पे जाके लोगों की हिफाजत करो। तो इस तरह से ये उनको ऑर्डर दे सकते हैं।
फिर आगे आता है ही कैन कंट्रोल द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सन फोर्सेज एनीवेयर एंड प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द एनिमीज़। जैसे मैंने बताया ये कंट्रोल करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, और कहीं पे भी कोई मसला बन गया है, कोई ख़तरा आ गया है, तो मुल्क की हिफाजत के लिए इन बंदों को, इन आर्मी वालों को, नेवी वालों को उधर भेजवा देते हैं, या अगर कहीं जंग लग गई है तो वहाँ पे भी इनको भेजवा देते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं लोगों को। फिर आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। द प्रेसिडेंट मैनेज फॉरेन ऑफ रिलेशंस, ही कैन रिसीव फॉरेन लीडर्स, मेक ट्रीटीज एंड अपॉइंट डिप्लोमेट्स। इनके पास ये पावर होती है, ताकत होती है लॉ की मदद से कि ये दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उसके अलावा जितने लीडर्स हैं उनको रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि अगर अमेरिका में किसी और मुल्क का लीडर आ जाए तो उनको ये रिसीव करते हैं। दूसरे मुल्कों के साथ ट्रीटीज़ करते हैं, ट्रीटीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे मुल्कों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। देखिए हम इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कहते, देखिए जब मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट की जगह वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो जाता है लफ्ज़। लेकिन अगर इंसानों के दरमियान या कंपनीज़ के दरमियान या किसी भी बिजनेसमैन्स या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाया जाएगा, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट ही कह सकते हैं। लेकिन कंट्रीज़ के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी बड़ी बात पे तो वो ट्रीटी होता है। उसके अलावा डिफरेंट डिप्लोमेट्स को जॉब पे रख सकते हैं। रिकग्निशन ऑफ द कंट्रीज़, प्रेसिडेंट कैन रिकग्नाइज अदर कंट्रीज़ एंड देयर गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई नया मुल्क बन गया है तो उसकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करने की पावर इनके पास होती है। रिकग्नाइज करने के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए एक मुल्क बन गया है, अब मैं इसकी कोई छोटी मोटी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, कोई जहन में अभी आ नहीं रही, बट पाकिस्तान की बेस्ट एग्जांपल मेरे पास आती है कि जब पाकिस्तान पहली दफ़ा बना था 1947 में, तो एक दो मुल्क ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें से एक एग्जांपल मैं अफ़गानिस्तान की दे सकती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान बनने को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो मानते ही नहीं है हमें एक सेपरेट कंट्री, उनके लिए हम एक कंट्री है ही नहीं, वो हमें अभी भी इंडिया का ही एक पार्ट समझते हैं। लेकिन जो बाकी के कंट्रीज़ हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हेड हैं उन्होंने मान लिया है कि हम एक सेपरेट कंट्री है। तो ये जो बात मैंने बोली कि मान जाना कि हम एक कंट्री है, फिर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करना, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकग्निशन करना। ये ताकत सिर्फ उस मुल्क के हेड के पास होती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि प्रेसिडेंट हेड भी है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला हेड भी है, तो यही इसी के पास ताकत होती है। दूसरे मुल्कों को रिकग्नाइज़ कराने वाली ताकत इसी के पास ही होती है। फिर आगे लिखा है ही शोज़ दिस बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग देयर डिप्लोमेट्स। ये कैसे दिखाते हैं कि हमने दूसरे मुल्कों को एक्सेप्ट कर लिया कि वो अलग मुल्क है, तो वो कैसे करते हैं प्रेसिडेंट कि अगर उस मुल्क से, सपोज पाकिस्तान अगर चाहता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है हमें एक अलग मुल्क माने, तो हमारे मुल्क के जो डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका जाएंगे, और अगर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे डिप्लोमेट्स को यानी कि हमारे बंदों को आने देता है अपने मुल्क में और हमसे मिलता है, हमसे बातचीत करता है, तो यही मुलाकात एक निशानी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें मान चुका है कि हम एक सेपरेट मुल्क हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे सिखाई गई है। ये चीज़ पहले मुझे भी समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने बहुत तफसील से रिकग्निशन वाले पोर्शन को समझाया है। अब हमारे पास दूसरी पावर स्टार्ट हो जाती है प्रेसिडेंट की, वो है लॉ बनाने वाली पावर, जिसमें से मैंने एक पावर तो आपको बता दी ऊपर कि जब तक इसका प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा उस लॉ पे जो कांग्रेस वालों ने भेजा है, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है कांग्रेस, तब तक वो लॉ बन नहीं सकता, उस पर अमल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो। तो एक तो ये बात जो ऊपर बताई वो दोबारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और भी पावर्स देखते हैं कि लॉ रिलेटेड कौन सी और पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंशियल मैसेजेस, यानी कि प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग वाली पावर्स ये हैं कि ये कांग्रेस जो कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लॉ बनाने वाला इदारा है, उसको ये मैसेज भेज सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर। यानी कि कांग्रेस को कह सकते हैं कि ये लॉ बना दें आप, इस्लाम में ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, यानी कि उनके साथ बात कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। दीज मैसेजेस इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ। इन मैसेजेस के ज़रिए एक प्रेसिडेंट मुख्तलिफ़ तरह के लॉ बनवा सकता है कांग्रेस से, तो ये चीज़ है इनके पास। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल वीटो, द कांग्रेस पासेस अ बिल, द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट इट। बिल क्या था? वो लॉ था जो कांग्रेस ने भेजा है किसकी तरफ? प्रेसिडेंट की तरफ। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कांग्रेस का वो लॉ पसंद नहीं आया किसी भी वजह से, तो प्रेसिडेंट उस लॉ के ऊपर क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। वीटो का क्या मतलब है? कैंसिल कर देना। यानी कि प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से भेजे गए लॉ को, जिसको बिल कहते हैं, उसको कैंसिल करा सकता है, ठीक है। और ये कैंसिल करने वाली पावर भी लॉ ने खुद दी हुई है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो
अब मैंने यहाँ पे बिल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल मैंने नहीं लिखा, ये कानूनी ज़बान है कि जब तक एक लॉ पे साइन ना हो जाए उस लॉ को हम बिल कहते होते हैं, ठीक है। बट इफ़ 2/3 ऑफ द कांग्रेस अगेन पास इट द प्रेजिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे एक और शर्त भी लिखी गई है कि अगर प्रेसिडेंट ने सपोज कांग्रेस के बिल को यानी कि लॉ को रिजेक्ट कर दिया वीटो करके, तो वही कांग्रेस की तरफ अगर दोबारा से वो लॉ वापस चला जाता है रिजेक्ट होके, तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का अपर हाउस और लोअर हाउस वोट करते हैं, और अगर 2/3 वोट आ जाता है इस बात पे कि ये जो बिल है वो लॉ बनेगा ही बनेगा बगैर प्रेसिडेंट के वीटो किए, बगैर प्रेसिडेंट के कैंसिल किए, ये लॉ बनेगा ही बनेगा, और 2/3 अमाउंट बोल रही है कि हाँ इसको लॉ बना दो। अब ये 2/3 अमाउंट किन लोगों की है, कांग्रेस के जो मेंबर्स नहीं है लोअर हाउस और अपर हाउस के, ये वोट करेंगे उस लॉ पे। और अगर 2/3 लोगों ने कह दिया कि हाँ वो बिल लॉ बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट वहाँ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को हर हाल में बात माननी पड़ेगी और उस लॉ पे साइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से बनता है लॉ। फिर आ गया था कॉल फॉर द स्पेशल सेशन। कॉल फॉर द स्पेशल सेशन का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट मीटिंग जो है कर सकता है, कांग्रेस के साथ मीटिंग पे बुलवा सकता है, सही है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉल करता है कांग्रेस को कि मेरे साथ एक स्पेशल मीटिंग करें, जब ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट को तो वो तब दिल चाहे कांग्रेस वालों को बुलवा सकते हैं मीटिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब आ जाता है, जैसे कांग्रेस वाले लॉ बनाते हैं वैसे ही एग्जीक्यूटिव, ये जो प्रेसिडेंट है ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है जो गवर्नमेंट को चलाता है, तो इस प्रेसिडेंट के पास भी कोई चीज़ बनाने की तो पावर होगी ही। लॉ तो ये नहीं बना सकता, तो ये क्या बनाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में क्या तब्दीली आनी है या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम होने वाला है जो प्रेसिडेंट करवाना चाहता है, तो उस ऑर्डर को हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव का नाम इस ऑर्डर के साथ इसलिए लगा होता है क्योंकि ये ऑर्डर दिया ही एक बड़े बंदे ने है, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट कोई हेड है उसने ये ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम देंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पसंद का कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना सकता है अगर वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया, यानी कि जितने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें अगर प्रेसिडेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में डाली हुई जिससे मना किया गया प्रेसिडेंट को कि ना करे, तो फिर तो ज़रा गलत हरकत कर रहा है प्रेसिडेंट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यहाँ पे एक सड़क बननी चाहिए, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसने बना दिया है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो ये कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई लॉ बनाना है, कोई चीज़ सही करनी है, तो ये उस जगह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना के वो काम करवा सकता है प्रेसिडेंट, इनके पास ये पावर होती है। अब आता है डिस्क्रिशनरी पावर्स। पहली बात तो ये डिस्क्रिशनरी का लफ्ज़ सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये वर्ड ही ऐसा है जो आपको बार बार आएगा हर सालों में, या अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो ये लफ्ज़ दोहराया जाएगा। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको उस ओहदे पे उसकी अक्लमंदी की वजह से, उसके तजर्बे की वजह से बिठाया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि ये खुद भी फ़ैसला ले सकता है। ज़रूरी देखो लॉ ने तो बताया हुआ है ना कि इस तरह से एक्शंस करने हैं एक बंदे को अपनी ड्यूटी में रह के। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर जज बन जाती हूँ फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो फिर मैं एज अ जज गालियाँ तो नहीं दूंगी ना लोगों को। मुझे एक रिस्पेक्ट के अंदर जितनी लॉ ने बातें बताई हैं उसके अंदर रह के ही काम करना है। लेकिन मुझे लॉ अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फ़ैसला दे सकूँ। जब मैंने बोला ना कि मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फ़ैसला दे सकूँ, इसी चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी कि प्रेसिडेंट के पास अपनी मर्ज़ी से अपने अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करने की भी पूरी इजाज़त होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखे कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत सी फ्री पावर्स हैं विच इवन द कोर्ट यूजली डू नॉट स्टॉप। और कोर्ट प्रेसिडेंट से ये नहीं कह सकता कि आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यही पावर्स कोर्ट्स के पास भी हैं, यही पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी हैं, यही पावर्स तमाम उन हेड्स के पास हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, एक बंदा अगर इस काबिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस इदारे पे बैठने के लिए, तो उन लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर लॉ खुद दे देता है कि ठीक है आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपने अपने अक्ल और तजर्बे के मुताबिक अपनी लिमिट में रह के आप खुद से भी फैसले ले सकते हैं अपनी समझ के मुताबिक। इसी चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ये आपको आगे भी कई दफ़ा आएगा ये इस लफ्ज़, इसलिए मैंने डिटेल से भी सिखा दिया। फिर आगे आता है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स का मतलब ये कि जो अमेरिका का मुल्क है जो टैक्स देते हैं
वो सारा टैक्स का पैसा ज़ाहिर है इन्हीं के कंट्रोल में आता है, प्रेसिडेंट और बाकी के जितना स्टाफ है उन्हीं के पास ही ये पैसा जाता है। तो वो पैसा जो आ रहा होता है प्रेसिडेंट और इनके लोगों के पास, तो वो पैसे कैसे लगाएगा प्रेसिडेंट मुल्क के ऊपर, और कहाँ लगाना चाहिए प्रेसिडेंट को वो पैसा, तो वो सारी चीज़ें भी प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, आर्मी पे पैसे जितने भी लगते हैं, जैसे कि आर्मी की बंदूकें, गन्स, ये सारे प्रेसिडेंट अपनी जेब से थोड़ी पैसा देता है। जो आम लोग वहाँ रह रहे हैं, जो शहरी हैं, उन्हीं के पैसों से वो बंदूकें खरीदी जाती है जंग करने के लिए, उन्हीं के पैसों से ही ये सारा कुछ होता है। उसके अलावा जो सड़कें बनाई जाती हैं अमेरिका में, या जो भी डेवलपमेंट होती है, ये उन्हीं ही लोगों के टैक्स के पैसों से होती है। ठीक है, तो ये सारा बजट की मैनेजमेंट और ये सारी प्लानिंग प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। उसी के ही फैसले से ही ये जो पैसा है कहीं पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोल करता है सारे फेडरल बजट को। ठीक है, और तमाम ब्यूरो ऑफ द बजट, एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ द बजट, उसके ज़रिए उनकी मदद लेके प्रेसिडेंट पैसों की सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। ही कैन गाइड हिज पार्टी मेंबर्स इन द कांग्रेस टू शेप द बजट, और ये कांग्रेस के लोगों से कह भी सकते हैं प्रेसिडेंट कि आप प्लीज़ ये जो पैसे हैं जो ब्यूरो ऑफ द बजट वालों ने बना के दिए हैं कि हमारे पास इतने टैक्स से इतने पैसे हमें रिसीव हुए हैं, इसका प्लीज़ आप बजट हमें बना के दे दें ताकि हम उतने पैसे जो है लगाएं और कितने हमने सेविंग में रखने हैं। इस तरह से प्रेसिडेंट कांग्रेस से भी हेल्प ले सकता है पैसों के बजट के मामले में। इन एमरजेंसीज ही कैन स्पेंड मनी एज नीडेड, और प्रेसिडेंट यही पैसा एमरजेंसी में पैसे लगा भी सकता है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका पे किसी और मुल्क ने हमला कर दिया है, तो जंग लड़ना वहाँ ज़रूरी है मुल्क को बचाने के लिए, तो वो पैसे जो रखे होते हैं लोगों के टैक्स से, वो पैसे ये जंग के लिए लगा सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर अमेरिका में कोई सैलाब आ गया बहुत बड़ा सा और लोगों की जानें चली गई हैं, नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को भरने के लिए भी पैसे यही वाले प्रेसिडेंट वहाँ पे लगा सकता है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे ये पैसे प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आता है जुडिशियल पावर्स ऑफ फंक्शंस। अब हम यहाँ से प्रेसिडेंट की वो तीसरी पावर पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस। अभी तक हमने दो पावर्स जान ली, एक थी एग्जीक्यूटिव की, दूसरी थी लेजिस्लेटिव वाली। अब हम जजेस से रिलेटेड सारी पावर्स जानेंगे कि इनके पास कोर्ट्स और जजेस वाली कौन सी पावर्स हैं। सबसे पहले आती है पावर्स परडॉन की। परडॉन का उर्दू में मतलब होता है किसी को माफ़ करना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव पीपल हु ब्रेक फेडरल लॉज बाय गिविंग pardons और रिड्यूसिंग पनिशमेंट। अब जिन लोगों को बहुत लंबी सज़ा मिल गई है कोर्ट के ज़रिए, जैसे कि मौत की सज़ा या उम्र कैद मिल गई है, तो वो बंदे प्रेसिडेंट के सामने जाके प्रेसिडेंट की हेल्प लेके अपनी सज़ाओं को माफ़ करा सकते हैं। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो लोगों की जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ भी करवा सकता है और सज़ाओं को कम भी करवा सकता है। But he cannot pardon people impeached by Congress or those who break the state's laws। और यहाँ पे एक और बात भी बताई जा रही है कि अगर कांग्रेस ने किसी बंदे को जॉब से निकाला है उसकी गद्दारी की वजह से, यानी कि कांग्रेस को दिख रहा है कि एक बंदा जो है गद्दार है, मुल्क के ख़िलाफ़ है, अच्छा बंदा नहीं है, उसको निकाल दिया कांग्रेस ने, और वही बंदा प्रेसिडेंट के सामने कह रहा है नहीं मुझे माफ़ कर दें आप, प्लीज़ मुझे जॉब दोबारा से दिलवा दें, मुझे जॉब से मत निकलवाएं। ठीक है, निकाल तो प्रेसिडेंट तो नहीं रहा ना, निकाल तो कांग्रेस के लोग रहे हैं, वो बंदा ही ठीक नहीं है, तो प्रेसिडेंट कांग्रेस के उन मामला में नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ बताई गई है कि अगर कांग्रेस किसी बंदे को जॉब से निकाल रही है तो प्रेसिडेंट उन मामला में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है किसी भी बंदे को तभी निकालती है जब वो स्टेट लॉज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज तोड़ दें, या जो स्टेट्स बनाएगी अमेरिका में मुख्तलिफ उनके बनाए गए लॉज तोड़ दें वो बंदे, तो तभी कांग्रेस उनको निकाले, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट उनके मामलात में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट या जजेस ने किसी बंदे को सज़ा दे दी बड़ी लंबी, जैसे कि मौत की सज़ा होगी या जेल होगी बहुत लंबी पूरी ज़िंदगी की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सज़ा माफ़ करवा भी सकते हैं या कम भी करवा सकते हैं। अब आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बारी। तो जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करता है और सेनेट का अप्रूवल वहाँ पे चाहिए होता है। ये बात वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जो जजेस हैं उनको प्रॉपरली सेनेटर्स चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। फिर आगे आता है कंपेरिजन विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ से हम क्या करने लगे हैं, प्रेसिडेंट को, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको हम यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ अब कंपेयर करने लगे हैं। ये मैंने कंपेयरिंग वाला पोर्शन क्यों डाला, क्योंकि अक्सर छोटा मोटा पोर्शन है ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रेसिडेंट की पावर्स बताते हैं और थोड़ा सा इसको कंपेयर कर दें यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ। आ सकता है, अगर नहीं भी आता तब भी आप डाल देंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे सिंपल इतना सा बताया गया कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट सेपरेट वर्क करता है, उसकी अलग से पावर्स होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है यूके में, उसकी पावर्स जो हैं कम है, क्योंकि उसको पार्लियामेंट यानी कि लॉ बनाने के इदारे के साथ ही मिलके चलना पड़ता है, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था। जो यूएसए है वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का हेड भी है और तमाम स्टेट्स का हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है वही सिर्फ गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन जो क्वीन है या जो किंग होगा वो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा वहाँ पे इतनी पावर्स नहीं होती यूके में। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, जिनका टॉपिक अभी हम पढ़ें, वो काफ़ी पावरफुल है। उसको समझ लें आप हेड भी बनाया गया है, गवर्नमेंट का भी हेड बनाया गया है, मुल्क का भी हेड बनाया गया, तो एक तरह से ज़्यादा उसको पावर्स और इज़्ज़त दी गई है। फिर कहते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट कैन चूज़ एनी पर्सन फ्रॉम द कैबिनेट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बंदे को कैबिनेट से चुन सकता है अपने साथ वर्क करवाने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट से ही चुने जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव को चलाते हैं। तब देखें, अगर आपने यूके की प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो नहीं देखी ना, तो फिर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज़ यूके की जो प्राइम मिनिस्टर की मैंने जो वीडियो चढ़ाई है लाजमी देख लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी। तो वहाँ से थोड़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लें, ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए कि प्राइम मिनिस्टर में और प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है। आगे आता है, ये जो प्रेसिडेंट है डज नॉट नीड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टे इन पावर। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो प्रेसिडेंट है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी उसकी टाइम ड्यूरेशन लिखा गया होता है उतने वक्त के लिए वो रहता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जब दिल चाहे पार्लियामेंट नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करके जॉब से निकाल सकती है। इन द यूएसए इलेक्शंस आर हेल्ड सेपरेटली फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि यूएसए में प्रेसिडेंट को अलग से चुना जाता है और कांग्रेस वालों को अलग से चुना जाता है और कोर्ट्स के जजेस को भी अलग से चुना जाता है। पार्लियामेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट में जिन बंदों को चुना जाता है वही बंदे फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट को चलाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर से ही सारे मिनिस्टरों को, जो कि गवर्नमेंट चलाने वाले मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट यानी कि लॉ बनाने के इदारे से ही चुना जाता है। तो इसलिए इनकी पावर्स एक जैसी होंगी। फिर आगे आ जाता है कंक्लूजन। जो भी वो पढ़ा वो दोबारा से शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख दें। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। हमारी इस वेबसाइट पे पार्ट 2 के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे स्टोरी हो या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर या पास्ट पेपर या सॉल्व पास्ट पेपर, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट आप इजी पैसे और जैज़ कैश से कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली नोट डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक सामने शो हो रहा है।